हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस सेशन में देखो, इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आया था स्टैंडर्ड लेवल का, उसके सॉल्यूशन सोल्व करवाने जा रहे हैं 2023 और 24 में, मतलब कि 11 मार्च 2024 को जो पेपर आया था उसको सोल्व करवा रहे हैं। और इसमें 25 क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी सोल्व करवा चुका हूँ। ये आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ईजीली। और इस जो ये वाला जो पेपर है, इसकी जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो 25 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको सोल्व करवा चुका हूँ। सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। और ये इसका लेक्चर 3 वाला पार्ट है, ये वाला वीडियो का लेक्चर 3 वाला पार्ट है। और इसमें 26 नंबर का क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। क्यों तो आप पास ये PDF फाइल होनी चाहिए, डाउनलोड कर लेना। तो आप क्वेश्चन आई थिंक अभी आपके पास वो जैसे वीडियो स्टार्ट हो गया तो आपके पास वो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, PQ is tangent to a circle centered at O and angle BAQ equal to 30 degree so that BP equal to BQ, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 26 डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना लो। डायग्राम गिवन है, ठीक है। सर्कल बन गया, प्यारा प्यारा सर्कल। और ये ये डायग्राम कंप्लीट। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट, PQ टेंजेंट है, Q पॉइंट पर टेंजेंट है, Q यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। PQ इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट O, सर्कल का सेंटर जो है वो O है। एंड एंगल BAQ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जो BAQ है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे BP इक्वल टू BQ, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव BP इक्वल टू BQ, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। अब देखो BP इक्वल टू BQ प्रूफ करना है, तो यहाँ पे जो अगर देखो ट्राइंगल BPQ वो क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अपन का देखो टारगेट क्या है कि BP इक्वल टू BQ प्रूफ करना है, BP इक्वल टू BQ प्रूफ करना है। तो अब क्या करना है अपन को, किसी तरीके से अगर मेरे को देखो एंगल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अपन एंगल के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। हमको क्या करना है एक्चुअल में, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो क्या होगा, एंगल जब इक्वल हो जाएंगे तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक पहुँचना है अपन को, तो कैसे, हाउ, कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले देखो वही वाली बात है कि इस वाले पेपर में ज़्यादातर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। अभी भी जैसे पहले वाले लेक्चर में जो सर्कल का क्वेश्चन आया था वहाँ पे सेंटर को अपन ज्वाइन कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, O को Q से ज्वाइन करना पड़ेगा, O को Q से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, एक कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, ज्वाइन O Q। इस पे लिंक पूरी लिख देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये प्रूफ करना है ज्वाइन O Q, O को Q से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्या होगा देखो देखो अब यहाँ पे डिफरेंट नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, 10th का भी कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। सर्कल वाला पार्ट है तो कहीं ना कहीं से कोई भी थ्योरम कहीं से भी कैसे भी काम आ सकती है। 7th 8th की थ्योरम भी काम आ सकती है, 7th 8th क्लास की, 9th क्लास की कोई भी थ्योरम काम आ रही है। तो देखो सबसे पहले तो अब मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जो AB है ना
वो ए बी क्या है, इस सर्कल का डायामीटर है। डायामीटर है तो इस डायामीटर के द्वारा जो क्यू पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये थ्योरम होती थी ना क्लास 9th में, सर्कल वाले चैप्टर में ये थ्योरम होती थी। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है, सेमी सर्कल में बना जो एंगल होता है ये वाला, ये 90 डिग्री, चाहे कहाँ पर भी बने, चाहे वो यहाँ बने, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ए क्यू भी ये 90 डिग्री, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे एक और बात है, ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, तो ये वाला जो एंगल है ना वो भी 90 डिग्री होगा। बड़े ध्यान से देखो, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा ऐसे, इस तरीके से ये डायग्राम में देखो बड़े ध्यान से। ओ को क्यू से ज्वाइन किया है, ओ को क्यू से ज्वाइन किया है, और देखो ए बी के द्वारा इस क्यू पॉइंट पे बना जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लास 9th में जो चैप्टर सर्कल वाले में जो आपके पास एक थ्योरम थी, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ओ को क्यू से ज्वाइन करने पर देखो क्या होगा, ये जो टेंजेंट है और ये रेडियस है, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। थ्योरम होती थी ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको प्रूव करना भी आता है। तो देखो अपन तो यहाँ पे यूज करेंगे, अब बहुत यूज में आती है। तो ये 90 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब यहाँ पे, अब 9th क्लास में एक और फेमस थ्योरम फिर वापस से यूज में आ रही है। देखो क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे देखने वाली बात है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ये जो बी क्यू है ना, इसको बड़े ध्यान से देखो, ये बी क्यू जो कोड है ना, इस बी क्यू के द्वारा इस एंगल ए पर बना एंगल, इस कोड के द्वारा इस पॉइंट ए पर बना जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। और इसी कोड बी क्यू के द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा ना। थ्योरम होती है, थ्योरम क्या होती थी, मैं आपको देखो वापस से बता दूं किस तरीके से। वापस से देखिए कि जैसे ये कोई कोड है, ये कोड है और ये सेंटर है सर्कल का, तो इस कोड, जैसे सपोज करो ए बी कोई कोड है, इस ए बी के द्वारा जो पी पॉइंट पर जो बना एंगल है, इसी कोड के द्वारा सेंटर पर बना, जैसे इस कोड के द्वारा पी पे बना एंगल सपोज करो 40 डिग्री है, तो इसी कोड के द्वारा जो सेंटर पर बना जो एंगल क्या होगा, जस्ट डबल होगा ना, होता है, जानते हो। तो इसी तरीके से देखो आप यहाँ बड़े ध्यान से देखो, इस बी क्यू के द्वारा इस पॉइंट ए पर बना जो एंगल है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये तो क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। ध्यान, समझने वाली बात है, समझाना ये उद्देश्य है। एक टीचर का मतलब ही क्या होता है, जो समझा सके, नहीं वरना मतलब क्या, वरना तो फिर गूगल में, इनमें अदर प्लेटफॉर्म पे खूब सारे समझाने वाले आजकल बहुत है, बहुत भर भर के लाखों चैनल्स है, और समझ में जहाँ आ जाए वहाँ आप सेटिस्फाई हो जाए, वहीं पे आपको समझ में आना चाहिए। मेन तो बस पर्पज़ यही है। तो देखो इस बी क्यू के द्वारा इस पॉइंट ए पर बना जो एंगल है वह कितना है, 30 डिग्री, और इसी कोड के द्वारा इस ओ पर जो होगा एंगल बी ओ क्यू, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। इस बी क्यू कोड के द्वारा इस सर्कल के पॉइंट ए पर बना एंगल जो है 30 डिग्री, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो एंगल बी ओ क्यू है वो क्या होगा, थ्योरम से आया है, 9th क्लास की जो थ्योरम है, ये वाली जो थ्योरम से, उससे कितना हो गया, 30 से जस्ट बड़ा कितना होगा, डबल होगा ना, 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो अगेन, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही मायने रखता है आपके पास। देखो ये 60 डिग्री है। अब इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ओ क्यू पी को ध्यान से देखो आप, दिखाई दे रहा है, ओ
ट्राइंगल ओ क्यू पी, इसको ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल तो क्या होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ये 90, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल जब आपको पता है तो तीसरा कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को, इस 90 डिग्री को और 60 डिग्री को ऐड करो तो 90 + 60 कितना हो गया 150, 150 को 180 में से माइनस करो तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो एक और चीज़ है। अब अगेन इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ए क्यू बी को, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 + 30 कितना हो गया, 90 + 30 हो गया 120, और 120 को 180 में से माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर दो तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। ये वाला जब एंगल 60 हो गया तो ये क्या होगा, ये क्या है लीनियर पेयर बना रहा है, तो 60 + ये, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120, क्योंकि इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये वाला, अब देखो अगेन देखो, आप ही वापस से एक ट्राइंगल देखो, एंगल बी पी क्यू, इसमें 120 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो अपन को फाइंड करना था। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आपके पास बी पी क्यू के अंदर ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी क्या होगी इक्वल होगी। तो थोड़ा इसको क्या है डिटेल में आपको इसे लिखते हुए जाना है, लिखते हुए जाना, और इस तरीके से 2-3 थ्योरम्स काम में आइए। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये जो 23 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपन देखो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से अगेन। आपको एक डायग्राम दिया हुआ था, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। डायग्राम में आपको क्या प्रूफ करना है कि बी पी = बी क्यू प्रूफ करना है, बी पी = बी क्यू प्रूफ करना है। बड़े ध्यान से देखते जाओ। तो किसी तरीके से मैं ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल जो है कौन सा बी क्यू पी, और एंगल बी पी क्यू, इन दोनों को मैं अगर इक्वल प्रूफ कर दूँ तो इनकी अपोजिट जो साइड्स होगी वो क्या होगी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कि बी पी = बी क्यू, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है मुझे। तो ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। ओ को क्यू से ज्वाइन करने पर क्या हुआ, ओ को क्यू से ज्वाइन करने पर ये यहाँ पे जो कोड बी क्यू के द्वारा इस पॉइंट ए पर बना जो एंगल है, और इसी कोड के द्वारा इस सेंटर यहाँ पे ओ पर जो बना एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल बी ओ क्यू, ये इसका जस्ट डबल होगा ना। 9th क्लास में जो थ्योरम पढ़ी थी उससे जस्ट डबल होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा एंगल इन ए सेमी सर्कल और 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो आप ये फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 डिग्री आ जाएगा। दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से एक और यहाँ पे एक और यूज में लेके अपन ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कौन सा है ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे ओ क्यू पी, ओ क्यू पी के अंदर ये 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये वाला कितना आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2 बार तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है, और एक बार 9th क्लास की, 2 बार 9th क्लास की थ्योरम लगी है, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री लीनियर पेयर से। इसका ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, अभी 120 डिग्री है, तो वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये 120 डिग्री किसके अंदर लगाओगे, ट्राइंगल बी पी क्यू के अंदर। ये तो ये 120 डिग्री है, 30 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख दो जॉइन ओ क्यू, और फिर आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख दो एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू होगा वो क्या होगा ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी। तो एंगल बी ओ क्यू = 2 इंटू एंगल क्यू ए बी, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी।
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। सो एंगल पी बी पी क्यू ये 120 डिग्री हो गया। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, अगेन बाई एंगल सम प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में एस पे लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी क्यू पी ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ओ क्यू पी इसके अंदर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ से भी ओ पी क्यू ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बी क्यू पी ये आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इस तरीके से आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इनके जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। सो बी पी इक्वल टू बी क्यू, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इसको आप देखो, इसका होमवर्क में आप इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से लिख देना, समझ में तो आपको आएगा। आई थिंक आप लिख सकते हो इसको, है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, अच्छा 26 का चॉइस में आपका बी पार्ट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में बी पार्ट भी दिया हुआ है। ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, और इस पे ये टेंजेंट्स दी हुई है। इस तरीके से दी हुई है टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट रीड कीजिए इसका इस तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट्स। ए बी बी सी और सी डी और डी ये टेंजेंट्स है, और ए सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर ओ। इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ फॉर्मिंग ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे ए बी सी डी, और ए बी सी डी के आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है वो इंस्क्राइब्ड है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ करने से पहले देखो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे? देखो ये सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये ई ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको सर्कल से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आप लिख देना ज्वाइन ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अप्रूव वाला पार्ट देखिए, और साथ के साथ में देखो यहाँ पे ये मैं एंगल लेके, देखो ये वाला जो एंगल है इसको मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5,
ये 6, ये 7 और 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब साथ के साथ एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्या काम आ रहा है, ये काम आ रहा है कि यहाँ पे आप इसको बड़े ध्यान से देखो, AEO इस वाले ट्राइंगल को और AHO इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो ये वाला तो 90 डिग्री होगा। ये तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके निपटाऊँ। ये वाला क्योंकि देखो ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है तो क्या होगा, RHS प्रॉपर्टी से देखो, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड, ये क्या है इनके पास यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी से ये जो होगा दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट होंगे तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, CPCT रूल से। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता, इतना तो देखो आपको पता भी होना चाहिए 10th क्लास में। फिर आपको हो गया कि वो तो फिर देखो डिटेल में देखो, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। यहाँ तो उसका सिंपल यूज है। तो मैं तो आपको देखो अभी ये बता रहा हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे कौन कौन से, AEO और AHO, ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और CPCT रूल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। सिमिलरली देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पे देखो इन गिवन फिगर, इन फिगर क्या होगा यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये होगा। सब सारे जितने भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर 8 तक का, सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। सिंस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब जो आपको ये जो रिलेशन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो मेरा मेन पर्पज़ क्या है, एंगल AOB, एंगल AOB यानी 2 और 3, मेरे को यहाँ पे देखो किसी भी तरह से 2 और 3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और एंगल COD मेरे को 6 और 7 इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखूंगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ इस रिलेशन से क्या होगा, इनका यूज करते हुए मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने दो, और एंगल 3 को एंगल 3 रहने दो, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख रहा हूँ, एंगल 4 की जगह एंगल 3, और जो एंगल 5 एंगल 6 है तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख सकता हूँ ना। यहाँ से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है तो एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख देते हैं, एंगल 5 की जगह एंगल 6 और ये भी एंगल 6, और एंगल 7 प्लस एंगल 8, मेरे को तो 7 लाना है यहाँ पे, तो एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख देता हूँ। ये जरूर ध्यान रखना कि किसको क्या लिखना है, वरना बच्चे कन्फ्यूज हो जाता है। एंगल 8 की जगह एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल 2 टाइम्स है, इसको एंगल 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, एंगल 6 भी 2 टाइम्स है, एंगल 7 भी 2 टाइम्स है, तो मैं 2 को तो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 लिख सकता हूँ इस तरीके से। 2 यहाँ पे इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बना देगा वो 180 डिग्री बना देगा 360 को, और एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं एंगल AOB लिख सकता हूँ ना, तो एंगल AOB, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल COD। हो गया अपना, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। तो देखो मैं अगेन बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था। अपन ने क्या किया, देखो ये जो सेंटर है उनको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ये EFGH पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स मान लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इनको ज्वाइन कर दिया, किसको, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, जो 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको ज्वाइन कर लिया, O को E से, O को F से, O को G से और O को H से ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक समझ में आया। उससे अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या होगा,
यहाँ पे आपके पास 8 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पर यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। वो क्यों होगा? RHS जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये जो दोनों ट्राइंगल है AEO और AHO, उसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वरना फिर 2-3 पेज भर जाएंगे, ऐसे तो पूरा पेपर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी 10th क्लास देखो, 10th ऐसे तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बताया था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो यूज किया है अपन ने, देखो यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होगा। किससे होगा? CPCT रूल से होगा। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो और ये अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी आपके पास एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा है, और यहाँ पे एंगल 3 को ऐसे रहने दिया, क्योंकि मेरे को देखो AOB कब आएगा मेरे पास? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम लूँगा, और 6 और 7, तो मैंने 2 3 और 6 7 को यहाँ पे चेंज नहीं किया, 2 3 6 और 7 को, क्योंकि मेरे को एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल AOB ये चाहिए, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या होगा? एंगल COD के बराबर होगा, ठीक है। 2 को उधर भेज दिया 180, और ये हो गया आपके पास हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था आपको। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन है, सर्कल के क्वेश्चन हमेशा अच्छे आते हैं। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 स्टैटिक्स वाला चैप्टर में से आपसे पूछा गया है, मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेना। नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 27 रीड कीजिए। इन ए टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, 50 में से देखो 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है, उसमें से 100 स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए उनको क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखा गया है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है तो मीन फाइंड करने के क्या होते हैं? 3 मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है डायरेक्ट मीन मेथड में, तो जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, सिंगल डिजिट में, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो आप। यहाँ पे मैं तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करके अपन यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें पहले तो टेबल बना लो, क्लास इंटरवल, CI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को FI, क्लास इंटरवल देखो क्या है, 0 से 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट है? 12, और 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट है वो कितने? 23, और 20 से 30 के बीच में 34, और 30 से 40 के बीच में 25, और 40 से 50 के बीच में कितने? 6, ठीक है। इस तरह से टेबल है। उसके बाद क्या निकालते हैं? XI क्लास मार्क्स होता है। क्लास मार्क्स तो आपको पता है ना, एक क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स आ जाएंगे आपके पास। इसके करेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स कितना होगा? 0 + 10 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरीके से ये 15, ये आपको निकालने आता ही है। ये 25, और ये हो जाएगा 35, 30 + 40 डिवाइड बाय 2 करोगे 35, और ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये क्लास मार्क्स आ गए। अब देखो मैं एज्यूम्ड मेथड यूज कर रहा हूँ ना, तो एज्यूम्ड मेथड में क्या करते हैं अपन? DI का एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो एज्यूम्ड मेथड से जो फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, x बार का जो फॉर्मूला जो आपको लिखवाया A + सिग्मा FI DI / सिग्मा FI, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है। देखो अगर आप वो वाला डाइट मेथड वाला यूज करोगे ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो उनको मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और काफ़ी बड़े बड़े वहाँ गलती होने के चांसेज है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको एजुनिन मेथड से सोल्व करो। एजुनिन मेथड से क्या आलस आता है, फिर स्टेप डेविएशन और ज़्यादा आलस आता है। आलस किस चीज़ के आते हैं, कॉलम ज़्यादा बढ़ते जाते हैं ना, इसलिए। पर देखो कॉलम से सही रहता है। यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे अभी, तो डी आई, आपको पता है डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे अपन ए की वैल्यू क्या मान लो, ए की वैल्यू अपन 15, 25, 35 में से कोई एक ले लेते हैं। बिल्कुल मिड की वैल्यू मान लो आप यहाँ पे, ए की वैल्यू 25, ए की वैल्यू 25 आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम बना लो वो बना लो आप सिग्मा एफ आई डी आई का, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो डी आई तो निकाल लो, डी आई क्या है अपन यहाँ पे 25, तो एक्स आई माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 हो गया आपके 20, और 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 ये हो गया आपका माइनस 10, और 25 माइनस 25 ये क्या हो गया 0, 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 ये 10 हो गया, 45 माइनस 25 कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। इस तरीके से ये तो आपको आता है। ये डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस है, ए की वैल्यू ये अपन यहाँ पे ए की वैल्यू 25 ले ली, ठीक है। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, और इस तरीके से ये टेबल बनाते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। कहीं भी छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ हो गई ना, तो फिर यहाँ पे वैल्यूज फॉर्मूले के तो मार्क्स मिल जाते हैं, और प्लस जितने मार्क्स मिल जाते हैं उतने मिल जाते हैं, बाकी भी मार्क्स कट जाते हैं। पर क्यों कटे इसका भी ध्यान रखना है आपको। एफ आई डी आई निकालना है आपको, एफ आई डी आई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे क्या होता है बहुत सी बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है कुछ ना, तो ध्यान रखना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं साथ के साथ ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया -240, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -230, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 0, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 250, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको 20 से, तो कितना हो गया 120। तो इनका सबका सम कितना होगा वो देख लो, उसका सम होगा वो आएगा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी -100 आएगी ना। ऐड कर लो इसको, जैसे -240 -230 कितना हो जाएगा, -240 -230 224 -470, और इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 0 5 2 ये हो जाएगा आपका 7 और ये 3, तो -470 प्लस 370 कितना हो जाएगा -100, ठीक है। -100 लिख दिया, कैलकुलेशन बड़ी ईजी होगी। तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी हो गई -100, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला मीन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -100, और सिग्मा एफ आई भी निकाल लो। ये हो जाएगा आपके पास 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5 5 5 10, और 10 + 10 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, और ये कितना हो गया 2 + 1 3 3 प्लस हो गया आपके पास 6, और 6 प्लस हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास 10 तो 2, तो 3 4 5 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 100 आ रहा है ये भी है ना, ठीक है। चेक कर लो 3 4 5 5 5 5 10 2 2 4 4 3 7 8 9 10, ठीक है 100 आ रहा है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना 100, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है आपको। तो अब इस फॉर्मूले में देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 25, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू -100, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 100, तो यहाँ पे 100 लिख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये प्लस माइनस हो के -100/100 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 24 आंसर आ रहा है। तो मीन की वैल्यू 24। कैलकुलेशन भी बड़ी ईजी है। देखो एजुनिन मेथड से तो बहुत ईजी आ रहा, स्टेप डेविएशन से और छोटा हो जाएगा, पर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। एजुनिन मेथड से काम चल जाएगा अपना, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, क्या बोल रहा है देखो इसके अंदर, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। चलो ठीक है, देखो गड़बड़ को ठीक कर लिया गया है। 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of the other two is 161। ठीक है, फाइंड द 3 इंटीजर्स। क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 रीड कीजिए। थ्री कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स, देखो कॉन्जिकेटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार आते हैं, जैसे 6, 7, 8, 10, 11, 12, जैसे 20, 21, 22, इस तरीके से जो लगातार आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स का सेट आपको पता है, प्लस माइनस है ना। इंटीजर्स क्या होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें होल नंबर्स होते हैं प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, इन सब का सेट क्या होता है, इंटीजर्स होता है। 3 consecutive integers are such that the sum of the square of second and the product of the other two is 161। Find the 3 integers। 3 integers आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो एज्यूम कर लो उनको x की फॉर्म में, ठीक है। क्वाड्रेटिकेशन वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेट द 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। ठीक है, मान सकता हूँ ना, इंटीजर्स क्या होता है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐड करते जा रहे हैं, तो x के बाद क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाना आनी चाहिए आपको ना, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। क्या बोल रहा है इक्वेशन, देखो 3 consecutive integers are such that the sum of the square of second, sum of the square of second and the product of the other two is 161। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द, किस किस का सम, सेकंड का, ये जो सेकंड देखो सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एन प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। अदर टू कौन कौन से हो गए, x और x प्लस 2, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है, 161 के बराबर दिया हुआ है। देखो फिर वापस से देखो, इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, ये गड़बड़ अगर ये नहीं बनानी है ना तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। सो ये ध्यान रखना। देखो क्या होगा, 3 consecutive इंटीजर्स ले लिए अपन ने, x, x प्लस 1, x प्लस 2। ये किस प्रकार से, आर सच दैट सम ऑफ द, किस किस का सम है, सेकंड जो है उसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया x इंटू एक्स प्लस 2, और इसका स्क्वायर, इसका जो सम है वो किसके बराबर है, 161 के बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, 3 इंटीजर्स फाइंड करना है, ठीक है। बन गई इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिमाग में क्लिक करिए क्या होगा आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिकेशन वाले चैप्टर का इक्वेशन है। और अब देखो इसमें x प्लस 1, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 2x, और ये माइनस 161, इसको इधर इधर लेके आगे तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, और 1 माइनस 161 कितना हो गया, ये हो गया -160 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 है, ये 4 है, 160 है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर 2x और 80। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। 10 8 जा 80 होता है, और 10 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, तो 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो, x प्लस 10, इसके बाद की तो स्टेप्स आपको बहुत ईजी से आती है, आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस 10 को फिर कॉमन ले लिया, और x माइनस 8, अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की एक तो आ गई -10 और एक आ गई 8, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो दो केस बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू -10, x इक्वल टू -10 ले लो, तो इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे। इंटीजर्स अपन ने क्या लिया था, एक तो x लिया था, एक x प्लस 1 लिया था, और एक x प्लस 2 लिया था। तो -10, तो अपने पास जो नंबर्स होंगे इस केस में, जो रिक्वायर्ड जो नंबर्स जो बोल रहा है कि क्या क्या फाइंड, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, एक तो s की जगह -10 प्लस 1 कितना हो गया, -10 प्लस 1 कितना हो गया -9, और -10 प्लस 2 कितना हो गया -8, ये हो गया। केस सेकंड देखो, व्हेन देखो x की दो वैल्यूज आई ना हमारे पास -10 और 8, तो एक बार तो -10 लेने पर -10 -9 -8, और 8 लेने पर देखो, 8 लेने पर नंबर्स जो होंगे हमारे पास, जो 3 नंबर्स आएंगे वो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 8, और एक x प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और x प्लस 2 ये 10। तो दोनों ही आंसर है -10 -9 -8, एक आंसर ये आ गया, और दूसरा आंसर क्या हो गया 8 9 10, तो दोनों ही एडमिसिबल है। क्योंकि देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 3 इंटीजर्स। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर आंसर ये वाला होता 8 9 10, ये होता पॉजिटिव इंटीजर्स की, पर वो बोल रहा है 3 इंटीजर, तो इंटीजर्स तो ये भी तो इंटीजर्स ही होते हैं ना, तो आंसर तो ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये एपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम हैज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स m नॉट इक्वल टू n, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। देखो सम की बात हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, आपके पास तो an का फॉर्मूला होता है, और दूसरा क्या होता है sn का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए सबसे पहले, तो 29 का ए वाला पार्ट, और इसमें चॉइस भी दी हुई है, तो चॉइस वाला पार्ट है ना, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है। 29 वाला क्वेश्चन देखिए, देखो एस एन का फॉर्मूला तो आपको पता है ना क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है ना, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना। तो सबसे पहले तो अपन लेट द फर्स्ट टर्म
लेट द फर्स्ट टर्म को ए ले लो एंड कॉमन डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी डी, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना कॉमन डिफरेंस को ले लो डी। अब देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म्स को अपन ऐसे डिनोट करना एस एम से, वो किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बराबर है, ये बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स इज जीरो। तो आपको तो ये प्रूव करना है, मेन आपको क्या प्रूव करना है, ये वाला पार्ट, टू प्रूव एस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है आपको, और ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो देखो एस एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में एन की जगह एम यूज कर लो, तो सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स आप पता कर सकते हो। तो एन की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो टू से तो टू कैंसिल हो गया, वन बाई टू। अब इसको थोड़ा और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एम को टू ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, टू ए एम को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, कर सकता हूँ। देखो टू से तो टू यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, तो एम को मैंने टू ए से इस ब्रैकेट को देखो सोल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एम को टू ए से मल्टीप्लाई किया तो टू ए एम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो एम इंटू एम माइनस वन डी, और यहाँ पे एन को इसको टू ए से मल्टीप्लाई किया तो ये गया टू ए एन, और एन को भी इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब जो टू ए एम वाला पार्ट है, यहाँ पे टू ए एन वाला पार्ट है, तो टू ए एन वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, और साथ के साथ में ना टू ए को कॉमन भी लिख रहा हूँ, टू ए को कॉमन भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, एम माइनस एन, और यहाँ से देखो ये वाला पार्ट इधर आएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साथ के साथ में इसमें डी को भी कॉमन ले रहा हूँ, डी को कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा एम इंटू एम माइनस वन, एम इंटू एम माइनस वन, और इधर आते ये नेगेटिव हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन और इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ मैं, इसको इधर लेके आ गया और डी को कॉमन ले लिया, यहाँ से डी को कॉमन ले गया, ये प्लस वाला पार्ट इधर आ गया, तो यहाँ पे ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो, टू ए एम माइनस एन प्लस डी, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, एम को एम से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर माइनस एम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एन स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया ये प्लस का एन इक्वल टू जीरो। अब एम स्क्वायर माइनस एन माइनस बी एन स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये टू ए एम माइनस एन प्लस डी, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम माइनस एन एम प्लस एन, और इसमें माइनस एम और प्लस एन, इसमें से माइनस वन को कॉमन ले लो, माइनस वन को कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, एम माइनस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से एम माइनस एन को फिर अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद देखो यहाँ से एम माइनस एन और एम माइनस एन को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एम माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टू ए, इसमें से एम माइनस एन को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू ए प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे डी, एम माइनस एन को कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन को यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे, पूरा कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको ले लो आप रिलेशन नंबर वन।
अब देखो यहाँ से क्या होगा कि m माइनस एन तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, तो 0 तो यही होगा। यहाँ पे अभी इसको अभी रहने दो, यहाँ पे सिंस m नॉट इक्वल टू n, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो इसमें m नॉट इक्वल टू n एक गिवन है, तो ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 0 होगा। 2a प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a m प्लस n माइनस 1 t इक्वल टू 0, इसको ले लो आपने। अब देखो आप सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ सम m प्लस n टर्म्स को अपन क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। फॉर्मूला देखो सम एस m प्लस n की वैल्यू, यहाँ पे n की जगह बस n की जगह अपन क्या रिप्लेस, n की जगह क्या रिप्लेस कर दे, m प्लस n रिप्लेस कर दो, तो m प्लस 1/2 2a प्लस n की जगह m प्लस n माइनस 1 और d। अब देखो ये 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d है ना, फर्स्ट से देखो ये सेम आ रहा ना, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n ये मल्टीप्लाई बाई 0 फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से हेंस सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से देखिए, फिर वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन को, हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है, कोई एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है वो फॉर्मूला ये होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ द AP इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स की वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह m पुट कर दे तो m/2 2a प्लस m माइनस 1d, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला याद है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m को 2a प्लस m माइनस 1d से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो यहाँ पे 2am और 2an मेरे को एक जैसा दिखाई दे रहा है, 2an को इधर लेके आ गया मैं, 2an को इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 2am माइनस 2an होगा, तो 2a को फिर मैंने फर्दर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे m माइनस n प्लस, इसको फिर मैंने वापस से यहाँ पे इधर लेके आ गया तो ये प्लस की जगह इधर माइनस हो जाएगा, और इसमें से d को कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट और ये दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, तो यहाँ पे a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है, a² माइनस b² की फॉर्म बन रही है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें से माइनस m प्लस n से माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो a माइनस n। तो देखिए आप इस वाले पार्ट में a माइनस n, यहाँ पर भी a माइनस, तो m माइनस n को फिर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे m माइनस n आएगा, यहाँ पे m माइनस n ऑलरेडी है, तो m माइनस n से मैं क्या थ्रू आउट द मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो m माइनस n को कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या मिला, यहाँ तो सिर्फ 2a मिला, m माइनस n यहाँ से भी आ गया, m माइनस n यहाँ से भी है, तो m माइनस n को फिर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दिया हुआ कि m इक्वल टू n। देखो क्या होता है, टर्म्स इक्वल तो ना होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स हो सकता है, तो ये सब जैसे ऐसा, तो m इक्वल टू n तो होगा नहीं क्योंकि m और n तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला पार्ट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये आप सोच सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, m नॉट इक्वल टू n। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल है, इसको ले लिया मैंने फर्स्ट क्योंकि अब यूज में आएगा। कैसे, देखो सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे n की जगह m प्लस n आप पुट करो तो क्या होगा, m प्लस n/2 2a, बस ये n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, m प्लस n माइनस 1d लगा सकता हूँ, बस फॉर्मूला यूज किया है इस तरीके से। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट यहाँ से देखो, इसको देखो, ये पूरा का इसकी पूरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0। अब 0 किससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके देखो, इसमें चॉइस दी हुई है, बी वाला पार्ट भी देखिए, बी वाला पार्ट भी अपन सोल्व करते हैं।
ये ए वाला पार्ट था, इसका चॉइस वाला पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट को देखो क्या बोला गया है। बी वाले पार्ट में इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक एपी में 3 टर्म्स को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को जब एज्यूम करना है तो क्या लेते हैं अपन उसको, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। जब एज्यूम करनी होती है और टर्म्स को एज्यूम करना होता है तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर यहाँ पर आपको पता है अच्छे से कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो उसको क्या लेंगे, उसका सम कितना दिया हुआ है 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। तो पहले तो क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से इसको रीड कीजिए, आराम से इसको रीड कीजिए। फाइंड द नंबर्स, तो सबसे पहले तो नंबर्स को एज्यूम कर लो आप, ठीक है। नंबर्स को एज्यूम कर लीजिए। लेट द नंबर्स बी क्या क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये होंगे। जब भी किसी एपी में जब 3 नंबर्स 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अपन को एज्यूम करना पड़ता है तो अपन ये लेते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अब देखो 3, यहाँ तो 3 की बात हो रही है तो ए माइनस डी ए प्लस डी 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, वो कैसे होता है तो वो डिटेल फिर वो अपन अलग ही क्लास। यहाँ पे भी फिलहाल अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका डिटेल में तो फिर ऑफलाइन जो क्लासेज होती है, ऑनलाइन क्लासेज होती है, जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ। तो सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 24 और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194, तो आपको नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नंबर से एज्यूम कर लिया आपने ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ए यहाँ पे क्या है देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इन तीनों टर्म्स का जो सम होगा वो 24 दिया हुआ है। तो क्या है, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 24। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 3 8। अब यहाँ पे आप ये को ये फर्स्ट टर्म वगैरह मत मान लेना, ये फर्स्ट टर्म है तो मानने का तरीका ऐसे क्या होता है क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। आप ऐसे भी मान के सोल्व कर सकते हो ना, जैसे कि सपोज करो ए के बाद जैसे a+1 और a+2, इससे क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से जब आप एज्यूम करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, बस यही वाली बात। यहाँ पे ऐसे ए माइनस डी यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी एक्चुअल में। करो आप ये सब जानते हो, मैं तो यहाँ पे अभी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ए की वैल्यू डी आ गई और इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 194। अगेन देखिए इसको तो ले लो आप, अगेन ए माइनस डी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 194 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ही जगह 8 पुट कर दो, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 64, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको यूज करके इनको ओपन कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो तो 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हो जाएगा ए 2 जा 16d, ये हो जाएगा 64, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 64 प्लस डी स्क्वायर 2 8 जा 16d इक्वल टू 194, ठीक है। -16d से प्लस का 16d कैंसल,
64 कितना हो गया, 4 3 12 का 4 3 3 4 12 का 2 1 और 6 3 18 है 192। इसको देखो 64 को ऐड करने पर 192 हो गया। और डी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर इसको ऐड करने पर 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 194। ये 192 इधर जाएगा तो 194 माइनस 192 कितना हो गया 2, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इट मीन्स डी की वैल्यू 2 वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 1, एक तो 1 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं, एक तो डी की वैल्यू 1 लेके सोल्व करो, एक बार -1 लेके सोल्व करो। ठीक है, करता है। केस फर्स्ट देखिए, व्हेन a इक्वल टू 1, ए की वैल्यू तो 8 है और डी की वैल्यू 1। ठीक है, तो नंबर्स क्या एज्यूम किए थे अपन ने, a माइनस डी ए प्लस डी, ये एज्यूम किए थे, ए और डी की वैल्यू आ गई। जैसा उसने बोला था वैसे बोला था कि 3 नंबर्स का जो सम है 24, तो ए की वैल्यू 8 आ गई, और इनके स्क्वायर का जो सम है 194, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 1 और -1। तो अपने पास पहला जो अब अपने पास नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो a माइनस डी यानी कि 8 -1। तो इस केस में जो हमारे पास जो नंबर्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, नंबर्स निकल के आएंगे 8 -1 7, 8 और 8 + 1 कितना हो गया 9। ठीक है, अगेन देखो केस 2, व्हेन a इक्वल टू 8 और d की वैल्यू -1, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू 8 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया ये 8 + 1 9। इस केस में जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो 9 आ जाएगा, a की वैल्यू 8 और ये हो जाएगा 8 - 1 7। ठीक है, तो दोनों केस में देखो नंबर्स क्या आ रहे हैं 7 8 9, तो आंसर्स अपना जो आंसर होगा वो क्या होंगे, जो नंबर्स आएंगे वो कितना हो जाएगा 7 8 9 9 8 7, एक ही बात है वो तो 7 8 9 नंबर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि एक जो थ्योरेटिकल जो आंसर इसका जो सॉल्यूशन होता है वो थ्योरेटिकल होता है। इसको मैं किसी भी मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या होता है कि ये हर साल ही पूछा जाता है, प्रूव दैट √5 √3 √2 इरेशनल नंबर। एक बीपीटी जो थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हर साल एक साल छोड़ के एक या हर साल ही आती है। तो ये तो पढ़ाते हुए सभी स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि इनको तो कर ही लो, ये तो आ ही जाता है, इनके 7 8 मार्क्स तो पक्के हो ही जाते हैं जब आप ये वाला पार्ट कर लेते हो ना। ये प्रूव वाला पार्ट होता है, ये आपके पास इरेशनलिटी को प्रूव करना और बीपीटी को प्रूव करना और कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना, तो ये आते ही रहता। तो ये तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन की पावर 6 साइन 6 पावर 6 थीटा कोस थीटा की पावर 6 इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला देखो LHS लेंगे, तो LHS वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 लिख सकता हूँ ना ऐसा।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है ना आपके पास फॉर्मूला ए की पावर एम इसकी पावर एन, तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, इसका यूज किया हुआ है। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिमाग में एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए आपके, एकदम से चमक जाना चाहिए। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसका यूज करेंगे, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दें। तो देखिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये ए प्लस बी की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा और माइनस ए बी, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है। अब यहाँ वो ट्रिकी दिमाग लगाएंगे, साइन की पावर 4 थीटा है, इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूंगा और कोस की पावर 4 थीटा को क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसलिए ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab वाली टर्म बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊँ। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिक फॉर ट्रिकी। और मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर है मैथ्स का, हकीकत बात बताऊँ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या करूँगा प्लस 2ab, यानी क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया देखो बेटा, मैंने इधर देखो साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस की पावर 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म को एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना। ये मैंने ऐड भी किया है तो इसको सबट्रैक्ट भी कर दिया। ये वाली टर्म को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दिमाग लगाया यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1 देखो। अब इसके बाद ये तो 1 ही हो गया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इसको ओपन करूँगा तो ये मिलेगा जो मैंने लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक वही मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1 क्या होगा माइनस 3। तो यहाँ पे इसको मैं इसको और इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वापस से क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया RHS आ गया। और जिसने इतना कर लिया उसके 3 मार्क्स भी आ गए, ठीक है। देखो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन ही तो करना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, इसको ट्रिक से ये ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए भी मैंने। तो देखो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 इस फॉर्म में लेके आया सबसे पहले, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, यानी क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। एक पावर 6 है ना, इसको इस तरीके से लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऐसे मत लिख देना, यहाँ 3 लिख दो 2 लिख दो, कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम कर लो। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया। अब फिर वापस से इसको देखो, इसको कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो देखो किसी तरह की सब दिमाग में ये आना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर किसी तरह से उसका होल स्क्वायर बन जाए तो क्या बात है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने के लिए तो 2ab तो अपने पास है ही नहीं, तो एक बार 2ab को मैंने ऐड भी कर दिया, तो भी सबट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वाली टर्म्स यहाँ पे साथ के साथ चली रही है, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया। -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना था। तो इस वीडियो में, इस सेशन में यहीं तक की क्वेश्चन। अब 31 से जो बाद के जो क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।